देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति इस वक्त चरम पर है। महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार की बगावत के बाद भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार से उठा भूचाल आज भी जारी है। सुबह से ही महाराष्ट्र की सियासत में जमकर उठापटक हो रही है। एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर पहुंचे और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश भर में चुनी हुई सरकारों को लगातार गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और इसी दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। इससे शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी बीच अजित पवार छगन भुजबल के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच गए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम शिंदे का आज शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। दोपहर 3 बजे दिग्गज नेता जुटेंगे शिवाजी पार्क में। ये बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से भूचाल आ गया है। शरद पवार की पार्टी पूरी तरीके से टूट गई है। अजित पवार अपने 9 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि एनसीपी के बाकी और विधायक आखिर हैं कहां। लेकिन एक और बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सीएम शिंदे का आज शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे दिग्गज नेता जुटने वाले हैं शिवाजी पार्क में। ये बड़ी बैठक होगी जिसका हिस्सा बीजेपी के कई बड़े नेता रहने वाले हैं। शिवाजी पार्क में ये बड़ी बैठक होने वाली है। यहां पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, साथ में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से शरद पवार ने आज कह सकते हैं एक तरीके से सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया, तमाम समर्थक उनके साथ जुटे हुए थे, जहां से उन्होंने भाजपा को घेरा, बीजेपी पर सीधा हमला किया और कहा कि हम भाजपा को छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी को उसकी जगह दिखाकर रहेंगे। अब ये देखिए, 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो अपने चरम पर है। शरद पवार का काफिला निकलता है सुबह सुबह सतारा की तरफ। समर्थकों के बीच शरद पवार, और सबसे जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां जहां शरद पवार रुक रहे थे उनके समर्थक, वो जो हुजूम था वो उनकी तरफ बढ़ रहा था और वाईएस चौहान की स्मारक पर पहुंचे शरद पवार। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, यशवंत राय चौहान को नमन किया और सतारा में इसके बाद शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, उसकी जगह दिखाकर रहेंगे। तो देखिए, लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि एनसीपी टूट गई? क्या सिर्फ अजित पवार और शरद पवार ही इसके लिए जिम्मेदार थे या फिर भाजपा खेल रही थी कोई मास्टर स्ट्रोक? लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करा दे। एसएन सिंह, स्पोक्स पर्सन आप बीजेपी के। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। इसके साथ ही महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और देखिए, जो कि बात यहाँ महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो रही है, सबसे पहले तो एसएन सिंह जी आपके पास ही आते हुए, भाजपा को, बीजेपी को शरद पवार की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल मेरा नहीं, ये विपक्ष आपसे पूछ रहा है। शिखा जी, देखिए, और ये हकीकत, शरद पवार साहब के दो करना जरूरी। सारे पैनलिस्ट इस बात को जानते हैं कि शरद पवार जब कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ पार्टियां जब सत्ता का हस्तांतरण परिवार में या रिमोट कंट्रोल को करती हैं तो जो योग्य व्यक्ति होता है वो अपने रास्ते को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है और रास्ता चुन लेता है। एक बात। दूसरी बात, वो एक बयान देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की हालत एक दरबारी की तरह हो गई है, जिसमें वो राजनीति में कम रुचि लेती है और खुशामदी में ज्यादा रुचि लेती है। तीसरा बयान देते हुए वो कहते हैं, जब ठाकरे साहब के यहाँ टूट होती है, कि निश्चित तौर पे जब राजनीति के कटारे को कोई नहीं जानता है तो ऐसी बातें होती है। तीनों बातें शरद पवार साहब ने कहा था। तो निश्चित तौर पे शरद पवार साहब की पहली बात यहाँ पे वो साबित होते नजर आ रही है कि जब सत्ता का हस्तांतरण परिवार के लिए किया जाता है, योग्यता आधार नहीं होता है। जब नरसिंहा राव जी को बनाया जाता है तो शरद पवार भी छोड़ देते हैं, इसके पहले 77 में भी इसी नाते छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जब आप सत्ता का हस्तांतरण योग्य व्यक्ति के पास नहीं देते हैं तो जो लोग योग्यता रखते हैं और जो राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं वो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम आज शरद पवार साहब को झेलना पड़ा, क्योंकि ये तो एक फार्मूला जो उन्होंने सेट किया था, उस फार्मूले पे ही आप
ये करीब साल हो गया। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो विकास का पहिया पूरे देश और प्रदेश में बढ़ रहा है, उस विकास के साथ अगर कोई आता है तो स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रवाद और विकासवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। 9 साल के हमारे कालखंड को भी आप देख लीजिए, हमने जो कुछ भी कार्य किया वो राष्ट्रवाद के लिए किया, वो विकासवाद के लिए किया, वो पूरे देश के लिए किया, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए कार्य किया। तो हमारे इस विकास, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना सिंह साहब कि आप तोड़ने का भी तो काम करते हैं। चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरह की बातें इस वक्त एसएन सिंह कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई लेना देना नहीं था। एनसीपी टूटी, ये पूरा महाविकास अघाड़ी सरकार टूटा और ये गठबंधन टूटा से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप भी यही बात मानते हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं, तो अपना ट्रेंड ठीक कर सकते हैं। और आज की डेट के अंदर देश के अंदर नरेंद्र मोदी की छवि जिस प्रकार से धूमिल हो रही है और जिस प्रकार से भाजपा की छवि धूमिल हो रही है, उसका कारण जो भाजपा के नेता है, जो नीचे की इकाई है और मिडिल इकाई है, वो इतनी परेशान है कि वो यही नहीं समझ पाते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के चीफ लीडर अगर मान लीजिए किसी को बुराई कर रहे हैं और किसी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ये तय है कि वो भाजपा में आएगा। अब यही पोजीशन महाराष्ट्र के अंदर भाजपा नेताओं की है। अब सिद्धारमैया नहीं तो चंद्रमोहन शर्मा, चलिए ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो टूटा है महाविकास अघाड़ी और जिस तरीके से अजित पवार जाकर शामिल हो गए, उसमें वाकई भाजपा कहाँ है? क्यों हो गए शामिल? सवाल मेरा ये। आप ही का सवाल मेरी बातों के अंदर आ रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट किया। देखिए, भाजपा के एक नेता बड़ी मुखरता के साथ, पूरी मुखरता और तेज आवाज के साथ इन्हीं सभी नेताओं के अगेंस्ट आवाज उठाते रहे महाराष्ट्र के अंदर, और अभी हफ्ते पहले तक वो उनको करप्ट कहते रहे। जिन नेता को करप्ट था, उन 9 मंत्रियों के अंदर तो 3 ने तो शपथ ले ली। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सब करप्ट है, 17,000 करोड़ रुपए का घपला है, सबको मैं एक जगह टिक कर दूंगा। तो ठीक का मतलब सबको एक जगह भाजपा में कर दूंगा। तो आज कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को, कांग्रेस को करप्ट कहते हुए और विपक्ष के नेता को भ्रष्टाचारी कहते हुए, खुद वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको भ्रष्टाचार की सीमा उनके पास में खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता और सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो किसी भी तरह के मतलब सिद्धांत को तोड़ सकते हैं, किसी भी तरह लेकिन सिद्धांत तो महाविकास। शर्मा जी, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, मैं जो चंद्रमोहन जी, मैं जो आपसे जवाब चाह रही थी आप नहीं दे रहे थे और नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि महाविकास अघाड़ी सरकार, अगर महाविकास अघाड़ी टूटा है तो भाजपा कैसे जिम्मेदार है? आप जो करप्शन गिना रहे हैं, ये तो उन तमाम नेताओं के लिए गिना रहे हैं जो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या अपनी बेटी को लेकर के मोह था शरद पवार का? देखिए, महाविकास अघाड़ी टूटा कहाँ है? कौन कह रहा है टूटा है? ना तो विपक्ष टूटे, ना महाविकास अघाड़ी टूटा। गए तो वो लोग हैं जिनको भाजपा कहती थी वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, और वो भाजपा के अंदर चले गए। अब भाजपा ये बताए कि जब वो और पार्टी में थे तो वो भ्रष्टाचारी कैसे थे, और अगर आज भाजपा के अंदर आ गए तो वो फिर भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हो गए? ये प्रश्न अब देश की जनता सिंह साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी। ठीक है मोहन शर्मा, अब आपसे बात करूंगी मैं। महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपका इंतजार में बड़े लंबे वक्त से कर रही थी, आप देर जुड़े, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, और अभी फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, ये सब जानते हैं, अपने अपने प्रेडिक्शन सब लोग लगा रहे, अपने अपने अनुमान सब लोग लगा रहे, लेकिन इसके पीछे क्या है इसको सभी को एक अंदाजा तो है। अभी इसके प्रूफ शायद आगे नहीं होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि जो प्रेशर जांच एजेंसीज का लोगों पर था वो सही था। आप देखिए, अभी मतलब ये शायद दोहरा रहा हूं मैंने सुना नहीं अभी बाकी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन एक थोड़े दिन पहले जब यूएसए से प्रधानमंत्री वापस इंडिया में आए, उन्होंने एक पहली मीटिंग अटेंड की, उनको उन्होंने एड्रेस किया। वो मीटिंग में उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भ्रष्टाचारी है, उनका 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जब वो एक हफ्ते के अंदर अपनी पार्टी के साथ उनको बैठने के लिए उनको कैबिनेट में इंक्लूड करते हैं, ऐसे 9 मंत्री
मतलब उनको मंत्री पद की शपथ दी गई है, 9 विधायक जिनके ऊपर, मैं 9 के 9 नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें ज्यादातर उनमें से जो विधायक है उन पर ईडी की जांच चल रही है। अभी अजित पवार जी की बात करें तो जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री के लिए उन पर ईडी की जांच चालू है। तो ऐसे मामले में जब नहीं, लेकिन शरद पवार तो नहीं डरे, शरद पवार तो नहीं डरे, चौहान साहब वो तो नहीं डरे। वही मैं कह रहा हूँ, जो डरे वो गए, जो नहीं डरे वो रहे। अभी जयंत पाटिल साहब के ऊपर भी ईडी की जांच है, वो है। हमारे जितेंद्र आवाड़ जी है, उन पर भी बाकी के केसेस। चलिए ठीक है, 9 विधायक तो गए चौहान साहब, बाकी कहाँ है? शक्ति प्रदर्शन आज करने की कोशिश शरद पवार ने की, और आपको बता दें कि शिंदे जी जो है और वो पूरी सरकार भी शक्ति प्रदर्शन 3 बजे आज करने वाली है। तो आपके बाकी के विधायक कहाँ हैं और क्या हैं, कितने विधायक हैं अभी आपके पास? वही तो, सभी विधायक हमारे पास है। ये जो 9 गए वो छोड़कर बाकी के विधायक है, उनमें से ज्यादातर विधायक हमारे टच में है, वो हमारी लीडरशिप के टच में है और वो वापस आ रहे। वो वापस आने का सवाल नहीं है। उनमें से कितने, आपने कल भी सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार साहब ने क्या कहा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल साहब ने क्या कहा। बहुत सारे विधायक सामने से फोन कर उन्हें ये बता रहे हैं कि वो जो सिग्नेचर्स लिए गए वो हमें पता नहीं था कि क्यों ले रहे, लेकिन जब भी हमें पता चला कि सिग्नेचर्स की बात ये तो हर विधायक कहता है तोड़ने के बाद पार्टी को पता नहीं क्या सच क्या झूठ। लेकिन फ्लो टेस्ट, भाई एक छोटा सा जवाब, फ्लो टेस्ट की को आप मानेंगे? क्या फ्लो टेस्ट करवाएंगे आप? ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी एक पिटीशन दिया है विधानसभा अध्यक्ष को आज। ये 9 जो लोग हैं, लेकिन अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके पास कोई पिटीशन नहीं आया है आपका। हमने तो दिया, अभी वो आएगा। अभी देखिए 1-2 घंटे के अंदर वो लोग को वो कबूली देनी पड़ेगी। ठीक है चौहान साहब, आगे की जो तस्वीर होगी वो आप और हम मिलकर के देखेंगे। संजय राणा हमारे साथ हैं। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरा क्राइसिस जो महाराष्ट्र में हुआ है? क्या पहले से तय था कि एनसीपी टूटेगी, और उसकी वजह आपको क्या लगता है, किससे मानते हैं? गुड आफ्टरनून शिखा, गुड आफ्टरनून फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा होता है, ये चीज़ें आज से नहीं 2-3 साल से दिख रही थी। जब आपकी महत्वाकांक्षा परिवारवाद ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ऐसी घटना घट सकती है। देखिए ऐसा है कि आप कहीं ना माने शरद पवार जी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा थे महाराष्ट्र में एनसीपी का तो अजित दादा पवार थे, और उनसे बड़ा मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता नहीं था। कोई भी कार्य हो, चाहे वो संगठन का कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, वो हमेशा एक तरह से तटस्थ होकर काम करते थे। उनको साइडलाइन करके एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना जिसकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पार्टी के विधायकों को ही एक्सेप्ट नहीं, उनके पार्टी के नेताओं को एक्सेप्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था। आप भी बताइए, सबसे मैं अजित दादा पवार को भी हटा देता हूं, छगन भुजबल जी को भी हटा देता हूं, प्रफुल्ल पटेल जो थे सबसे क्लोज आदमी अगर किसी के हैं तो शरद पवार साहब के। वो अगर अजित दादा पवार के बगल में बैठे तो उसका आप समझ सकते हैं कितना असंतोष पार्टी में रहा होगा। जहां जहां भी धृतराष्ट्र आएंगे, जब भी जिस काल में धृतराष्ट्र आएंगे उस काल में इस तरह के महाभारत तो होंगे। चाहे वह महाभारत काल देख लीजिए, चाहे ये काल देख लीजिए, चाहे शिवसेना का काल देख लीजिए। देखिए योग्य जो व्यक्ति है, योग्यता के अनुसार उसको कार्य दे दीजिए। जिसके अंदर क्षमता, जिस आदमी ने जमीन तैयार की तो उसको आप कार्य नहीं दे रहे हो, अपनी बेटी को कार्यभार समझ, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक्सेप्टेड नहीं है। हम कहते हैं बारामती का चुनाव जीतने के आज के दिन में इस नहीं है कि बारामती का चुनाव जीत सके, उनको आप दे रहे हो। अब रहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर, देखिए एनसीपी एक अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, और बीजेपी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, और राजनीति करेगी। तो राजनीति में आप उम्मीद कैसे करते हो भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा एक मोरल तैयार करे, बाकी सब पवार अपने लोगों को संभालते, जो उन्होंने लेगेसी की राजनीति की वही उन्हें वापस मिला है। 1978 में क्या किया था इन्होंने? अपने गुरु को धोखा दिया था। भाई तुम अपने गुरु को धोखा देके सत्ता प्राप्त किए थे, वही तुम्हारे भतीजे ने तुमको धोखे देके सत्ता प्राप्त कर लिए। इसमें बुराई नहीं होता। हाँ, चौहान साहब से जवाब लेंगे। हाँ, आप बोल दीजिए, बोलिए। इनका ज्ञान थोड़ा कम है, इनको पता नहीं है कि शरद पवार साहब के गुरु कौन थे। शरद पवार साहब के गुरु यशवंतराव चौहान जी थे। अभी ये जो वसंत दादा पाटिल नहीं थे, ये जो 1978 की बात कर रहे हैं वो वसंत दादा पाटिल का गवर्नमेंट था, और ये उनके पार्टी में नहीं थे। शरद पवार साहब एस कांग्रेस में थे और वो ये दूसरे कांग्रेस में थे। ये इनके जानकारी के लिए मैं बता आप क्या है ना, दूसरी इनका गुरु लोग होते हैं, गुरु भी बदलते रहे समय के अनुसार। जाके इतिहास पढ़ लीजिएगा शरद पवार जी का, उनका इतिहास रहा है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो सोनिया गांधी जी को छोड़े, फिर सोनिया गांधी जी के खेमे में जाके खड़े हो गए। भैया इनका तो अस्तित्व नहीं है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संजय जी देखिए, आप राजकीय विश्लेषक, हाँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपके थोड़े ज्ञान के लिए थोड़ी सी उसमें एडिशन किया, मैंने बता दिया उनका गुरु कौन था। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हो, मैं आपके मतों का आदर रखता हूं, आपके अपने मत रखने का पूरा अधिकार है।
मैं दूसरी आपके आदर के साथ ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो स्प्लिट हुआ, ये जो आप मान रहे हैं कि जो सुप्रिया सुले जी को पद मिला और अजित पवार जी को नहीं मिला, इसके लिए हुआ, इसमें मैं थोड़ा मेरा भी मत आपके सामने रखता हूँ। क्या होता है कि जब कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी को बनाया, तभी उनको इसलिए बनाया कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कार्यरत है 2007 से, और आपको पता होगा 8 बार लगातार उन्हें संसद रत्न से सम्मानित किया गया है। तो उनका अपना कर्तृत्व है संसद में और राष्ट्रीय अभी मुझे बात हटा करके चौहान साहब अजित उनको पवार दूसरी जी कॉन्स्टिट्यूंसी दे दीजिए, अरे वो अगर आप जीत नहीं ऐसे बीच सकती में है। बात करोगे तो जिसका राजनीतिक कैसे जिसकी देगा? जमीन जा राणा रही जी, जमीन नहीं एक है, उनका उसको आप जिताना चाह रहे हो। चौहान साहब, एक आदमी के चौहान जी, मेरे पास और भी गेस्ट है, आप प्लीज संक्षिप्त में इसको बताइएगा। ओके, संक्षिप्त में मैं बोलता हूं। मुझे ये कहना है कि अजित पवार जी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं थे, वो हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था राष्ट्रीय राजनीति में जाने का, और जो सुप्रिया सुले को पद दिया गया है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते दिया गया है। तो इसमें किधर भी ऐसा नहीं किया। हमारे अजित पवार साहब एलओपी है, उसके पहले जब गवर्नमेंट था तभी उनके पास महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद था, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जितने भी टाइम गवर्नमेंट आए उसमें वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हाँ, पद तो की अदावत बोल दे उनको जवान साहब, उनका पद चाहिए था अजित पवार को, पद चाहिए था, उप मुख्यमंत्री उनको दोबारा बनना था, यही वजह है। ये इनकी बात सुने, ये जो अभी आपके पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि उनको महत्व नहीं दिया, ऐसे कई पार्टी में हुआ नहीं। अगर शायद पार्टी बाद में महाविकास आघाड़ी चुन के आती और एनसीपी के ज्यादा विधायक आते तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे महाराष्ट्र के। लेकिन डर फिर सुप्रिया सुले का था ना चौहान साहब। प्रेम कुमार, आपका रिएक्शन क्या है इस पर जो बात चौहान साहब कह रहे हैं? और वो यही कह रहे हैं कि अंदर पार्टी खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि अजीत पवार भी खुद भी बोलते आए कि कभी वो पार्टी तोड़ेंगे नहीं, कभी अपने चाचा को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या ये पद की अदावत आप समझते हैं या प्रधानमंत्री को लेकर के प्यार? देखिए शिखा जी, अभी तो आप इस कारण को गढ़ ले रहे हैं, आप नहीं, मतलब जो लोग गढ़ रहे हैं, लेकिन जब 2019 में अजित पवार शपथ ले रहे थे और इकलौते रह गए थे, कोई विधायक उनके साथ नहीं गया था, तब कौन सा सुप्रिया सुले का फैक्टर था? और स्वयं अजित पवार जी तो इसी परिवार से हैं, तो परिवार और वंशवाद की भी बात नहीं आती है। असल बात कहीं और है, कारण जो एक दगाबाजी हुई है, गद्दारी हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारे तर्क गढ़े जा रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार, दगाबाजी क्यों हुई है? हाँ, मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास में 2/3 मेजॉरिटी होती, दल बदल गठबंधन का कानून का आप इसमें सक्षम होते, तो पहले अलग समूह बनाते, उसके बाद सरकार में शामिल होते। आज पहले सरकार में शामिल होकर सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल उस दल बदल कानून का सामना करने के लिए किया जा रहा है। इसको कहते हैं दगाबाजी। अगर आपके पास क्षमता होती तो आप अलग समूह बनाते, 2/3 विधायक आपके साथ थे, लेकिन नहीं है, चुके नहीं है। तो यानी पद चाहिए था अजित पवार को, इसलिए पद चाहिए था, डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे अजित पवार। देखिए, अजित पवार ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष थे, डिप्टी सीएम पहले भी बन चुके थे और दूसरी बार अभी बन रहे हैं। तो इसके पीछे जो सौदेबाजी हुई है, वो सौदेबाजी देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर सौदेबाजी नहीं होती तो इस पार्टी से अलग होते, समूह बनाते, उसके बाद में आप जाते, लेकिन यहाँ पहले सौदेबाजी हुई है। अब सत्ता का इस्तेमाल बहुमत ये दल बदल कानून का सामना करने के लिए होगा। इसमें चलिए ठीक है, एसएन सिंह, प्रेम जी कह रहे हैं कि सौदेबाजी किया है बीजेपी के साथ मिलकर के अजित पवार ने। नहीं, देखिए, शरद पवार जी का मैटर है, अजित पवार जी का मैटर है, और प्रेम जी ये नहीं बता पाए कि शिवसेना एनसीपी को भ्रष्ट करती थी और एनसीपी शिवसेना को भ्रष्ट करती थी। 24 साल की राजनीति में यही हुआ। दरअसल शुरुआत तब होती है जब बुधवार को एनसीपी की बैठक होती है और एनसीपी के ही एक नेता को उसमें नहीं बुलाया जाता है। उनको लगता है कि हमें अब एक अलग रास्ता तय करना होगा, और वो राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं। इसके पहले जब बैठक होती है पटना में भी जिस तरह से शरद पवार जी नतमस्तक हो जाते हैं, तो एनसीपी के कुछ लोग को लगता है कि जिस कांग्रेस से लड़कर हम दूर हुए, जिस कांग्रेस की हमने बुराई की, जिस कांग्रेस की हमने आलोचना की, उसके सामने इस तरह से झुक गए। हम तो प्रदेश के बाहर 24 साल में कहीं गए ही नहीं, कहीं चुनाव ही नहीं लड़े। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे
आदमी उज्ज्वलित होता है और अपने रास्तों को तय करता है। प्रेम जी, एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पटना की भी हो या यहाँ की भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपका घड़ा फूटा हो तो पानी का दोष नहीं है, इतना भी पानी डालेंगे वो गिर जाएगा। बहुत पहले शरद पवार साहब ने 7-8 दिन पहले एक शक्ति प्रदर्शन करके ये जांच करना चाहा। क्यों चाहा? क्योंकि उनको जानकारी हो गई थी कि हमारी पार्टी अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोग अलग रास्ते। प्रेम जी, बहुत छोटा सा आंसर आपका, छोटा सा जवाब। संक्षेप में देखिए, शरद पवार जी के तरफ से ही कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी इसके पीछे हैं। और नरेंद्र मोदी जी इसके पीछे कैसे हैं? तो 27 जून का उनका जो बयान था, जो 70,000 करोड़ घोटाला महाराष्ट्र से दिखा रहे थे, वही सिंचाई घोटाला, वही जिनमें ये दोनों शामिल थे, तो वो खुलेआम ब्लैकमेल किया गया कि भाई जेल भेज देंगे, जेल भेजने की गारंटी देते हैं। तो जेल भेजने की गारंटी ब्लैकमेल बन करके उनको कैबिनेट में ले गई। यानी जेल भेजना और कैबिनेट में भेजना एक बात हो गई है। ये नरेंद्र मोदी जी, अब आप क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, ये तो महाराज, ये तो शरद पवार जी कह रहे हैं, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ। एसएन सिंह जी, सुनने की तो सामर्थ्य रखिए, सुनने का सामर्थ्य रखिए। नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनते ही बर्दाश्त नहीं होता है, सुनिए, क्यों नहीं सुनिएगा? नरेंद्र मोदी जी जवाब तो ले लीजिए। एसएन सिंह, आपने पूछा 10 सेकंड आपने हम करें। आज के 15 दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी लिखते हैं अपने कॉलम में कि स्वयं शरद पवार जी चाहते हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री से मिले और भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। आज भारत का कौन नहीं चाहता है कि हम विकास के साथ जाए, राष्ट्रवाद के साथ जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ जाए, डूबती हुई नाव में सवार होना कौन चाहता? ये 15 दिन पहले सीधी सी बात थी। एसएन सिंह जी, आपने मेरी बात को कैच कर लिया, बीच में रोक दिया। सीधी सी बात थी, ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में। एसएन सिंह जी सुन लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो यहाँ विश्लेषण कर रहा हूँ। शरद पवार जी ने बयान दिया, आपने मुझे टोक दिया, मैं बोल नहीं पाया अपनी बात। एसएन सिंह जी, एक बार प्रेम जी प्लीज, बहुत एसएन सिंह जी एक सेकंड, चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी संक्षिप्त में। मैं कह रहा हूं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जेल की गारंटी भेजने के नाम पर ब्लैकमेल करते दिखे हैं। अरे तो ब्लैकमेल क्यों हो गए शरद पवार? ब्लैकमेल क्यों हो गए ब्लैकमेल? नहीं, जिसका नाम लिया, शरद पवार का नाम किस घोटाले में है? चंद्रमोहन शर्मा, महाविकास अघाड़ी टूट रहा है, आप 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 27 जून को ब्लैकमेल किया गया और उसको कैबिनेट में भेज करके कंपनसेट किया गया। जेल भेजना, कैबिनेट भेजना एक हो गया। प्रेम जी, सिंह साहब, हेलो, जवाब। जी चंद्रमोहन शर्मा, ना तो महाविकास अघाड़ी टूट रहा है, टूट गया। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आप 2024 पर ध्यान दे रहे हैं, आपके हाथ से राज्य निकला जा रहा है साहब, आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैं दे रहा हूं ना जवाब उसका। ना तो हमारी एकता टूटी है, ना हमारा महाविकास अघाड़ी टूटा है तो भाजपा के नेताओं का विश्वास अपनी पार्टी से टूटा है, क्योंकि भाजपा के नेताओं से आई आवाज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के पास। अब भाजपा के जो नीति के नेता है तो शीर्ष नेता से कांटेक्ट नहीं रखता है। तो आप ही के महाविकास अघाड़ी के वो लोग, भ्रष्टाचारियों का आना कब बंद होगा? महेश चौहान साहब, तो आप ही के पार्टी के वो लोग, के प्रधानमंत्री सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ला रहे हैं। तो अब भाजपा जो है भ्रष्टाचारी युक्त हो गया और विपक्ष भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। तो देश की जनता की सरकार से भी मुक्ति दिख रहा है विपक्ष। आप ये चंद्रमोहन शर्मा, भ्रष्टाचार करती थी, आप ये बात स्वीकार नहीं है। चलिए ठीक है, तो महाराष्ट्र की सियासत का असली बॉस कौन, लगातार इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अजित पवार ने जिस तरीके से एनसीपी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद अलग अलग खेमे में ये पूरी सियासत महाराष्ट्र की बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ गेस्ट का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा दें। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से, महेश चौहान एनसीपी के प्रवक्ता, संजय राणा और प्रेम कुमार, आप सभी हमारे साथ मौजूद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महेश चौहान जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि ये चर्चा बहुत लंबी रही और अब सवाल ये है कि अब एनसीपी में क्या कुछ देखने को मिलेगा, महाविकास अघाड़ी को आप कहां देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, अलग अलग नेता इस टूट पर क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे क्यों? अगर यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में, तो ऐसा नहीं, उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते और दोनों अपनी जगह सही है। अभी आज पवार साहब सातारा गए हैं
कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं तो अजीत दादा मेरे काका है। व्यक्तिगत जीवन में जब भी वो मिलेंगे तब वही आदर मन में रहेगा। राजनीति जो है वो राजनीति के लेवल पे है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो मेरे काका ही रहेंगे। और मैं यही भी कहता हूँ कि उन्होंने राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन में बहुत मदद मुझे भी की है। हम लड़ते हैं, जब राजनीति में काम करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस से जाते हैं। वो थॉट प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है। तो बहुत पहले से मामला चल रहा था। जिस दिन शरद पवार जी ने पार्टी का कमान अपने बेटी सुप्रिया सुले जी को दिया, उसी दिन से अजीत पवार नाराज चल रहे। उसके पहले से भी अजीत पवार नाराज चल रहे थे, बहुत पहले से भी नाराज चल रहे थे। दोनों चाचा भतीजा में इंटरनली पट नहीं रहा था। मैं समझता हूं कि बहुमत, पार्टी का बहुमत विधायक अजीत पवार के साथ चला गया और ये होना था, बहुत पहले से ही होना था। और अब शिंदे गुट महाराष्ट्र में काफ़ी सबल गुट माना जाएगा, काफ़ी मजबूत गुट माना जाएगा। और आगामी जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो शिंदे गुट की प्राथमिकता अधिक होगी। ये कोई भूकंप महाभूकंप नहीं हुआ है, ये तो होने वाला ही था कभी ना कभी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति, दहशत की राजनीति, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करके जो करना चाहते हो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। शरद पवार जी ने अपना वारिस घोषित कर दिया प्रफुल्ल पटेल को और अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को। इसके बाद जो है मैंने उनको ये लगा कि अब हमारी कोई जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग छोड़ करके जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। और सबसे आश्चर्यजनक तो प्रफुल्ल पटेल का ही दिखाई दे रहा है। पटना आए थे, मैंने जब नीतीश कुमार के आमंत्रण पर बैठक बुलाई गई थी विरोधी दलों की, उसमें प्रफुल्ल पटेल उनके पीछे बैठे हुए थे, सुप्रिया बैठी हुई थी। वो साये की तरह जो है लगातार शरद पवार जी के साथ दिखाई देते थे, वो भी चले गए। ये आश्चर्यजनक हमको लगा। आज आपके समक्ष कह रहा हूं कि आप शरद पवार जी की पार्टी के विधायक ले जा सकते हो, सांसद ले जा सकते हो, शरद पवार जी की पार्टी को नहीं ले जाओगे। उस आदमी में अभी भी इतनी कुव्वत है कि ईंट दर ईंट वो पार्टी को खड़ा करेगा। और जो भी व्यक्ति है ना जो आज सांसद विधायक बने हैं, उनको लाले पड़ जाएंगे। जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसमें बैठे हुए लोगों का सत्ता के प्रति इतना ज़बरदस्त मोह हो गया है कि वो किसी भी विपक्षी दल को अस्तित्व में रखना ही नहीं चाहते। और इस देश में यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन की व्यवस्था कराने का उनका लक्ष्य है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया गया लालच देकर सत्ता का, राजस्थान में जबरदस्त प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हो सके, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, और वही हथकंडे अब एनसीपी को तोड़ने के लिए अपनाए हैं। और ये दुनिया जानती है
कि ये सब कुछ केंद्र सरकार के जरिए इंजीनियर्ड एक खेल है। तो देखिए, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी, किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के इस वक्त कौन क्या कुछ सोच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार इस वक्त क्या सोच रहे हैं और शरद पवार के खेमे में क्या हलचल हो रही है। महेश रावण, एनसीपी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीधा उनसे ही जवाब ले लेते हैं। महेश जी, आपने सारी प्रतिक्रियाएं सुन ली। जिस तरीके से शरद पवार ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि अब सियासत में वो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर आनन फानन में तमाम नेता इकट्ठा हो गए, तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जाने लगा। लेकिन अजित पवार ने तो खेल कर दिया। शिखा जी, यही बात है, लेकिन जो भी किया अजित पवार जी ने, अभी उनको वो भुगतना भी होगा। अगर उनको लगता है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है तो वो आगे जाए, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा। वो क्लेम कुछ भी करे, लेकिन असलियत क्या है? सरकार तो है ही ना बीजेपी की, सरकार तो उनकी है ही, साझा सरकार, क्यों करना? शिखा जी, प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा। नहीं शिखा जी, प्रूव उनको करना पड़ेगा। प्रूव हमने किया है, प्रूव उनको करना पड़ेगा। उनके साथ कितने, वो 2/3 मेजोरिटी अगर लेके जाते हैं तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो उनके जो डिफेक्ट ऑलरेडी हुए, जो अभी ऑफिशियली जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, वो 9 लोगों को तो डिफेक्शन को सामने करना पड़ेगा ना जी। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा जी, हाँ, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है तो अगर 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं रहेगी तो वो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिर उसमें कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। वो नहीं, लेकिन अजित पवार कह रहे हैं, महेश जी, वो तो कह रहे हैं कि ये तो 9 हैं जो अभी शामिल हो गए, बाकी जो विधायक है वो तो टच में बीजेपी के साथ है ही, अजित पवार के साथ है ही। एनसीपी के हाथ से ये जो गाड़ी है महाविकास आघाड़ी की, वो निकल चुकी है। नहीं शिखा जी, जैसे आपने अजित पवार साहब की बात सुनी, वैसे आप हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी, स्टेट प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो कि शरद पवार साहब है, उनकी भी बात के और ध्यान देना होगा। वो भी ये बता रहे हैं कि जितने एमएलए गए उसमें से बहुत सारे एमएलए खुद से इनको संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। अभी हम देख रहे हैं, मैं इधर पार्टी में हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी सवाल पैदा किया था कि क्या पार्टी का अब क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं, अभी मैं ये एक कैडर करके, एक कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ कल से सभी कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन पूरा हमारे साथ है। कोई विधायक गए होंगे, अभी कितना है जैसे कि आप कह रहे हैं, वो नंबर क्या है अभी थोड़े 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पूरा संगठन, काडर, जो हमारे जिलाध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, राज्य की जो हमारी कार्यकारी समिति है, वो सब अभी भी साथ में है। ठीक है चौहान साहब, आप बने रहे हमारे साथ। संजय जी, देखिए, वैसे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे शरद पवार और सबकी नजर लगातार इसी पर बनी हुई है कि शरद पवार आज क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने संबोधित कर लिया। लेकिन अगर शरद पवार, चूंकि राजनीति के चाणक्य वो कहे जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे राजनीति के चाणक्य वो अभी भी बने रह पाते तो अजित पवार उनके पीठ पीछे इतना बड़ा खेल नहीं करते। संजय जी। शिखा, देखिए, जब हम चाणक्य का नाम लेते हैं तो चाणक्य एक बहुत बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति थे और उनका एक अस्तित्व था। तो उनका जुड़ाव अगर मैं शरद पवार जी से करता हूं तो उनकी जो ओहदा है उसके साथ बेईमानी होगी। अगर ये चाणक्य होते तो इनकी ड्राइविंग सीट पे अजित दादा पवार ना बैठे होते, खुद बैठे होते। देखिए, 24 घंटे इस हादसे को हो चुका है शिखा जी। 24 घंटे से पवार साहब पूरे महाराष्ट्र में कार से जाने में 24 घंटे में सतारा या बारामती कोई भी पहुंच सकता है। अगर इनके 40 विधायक टूटे हैं या टूटे नहीं है, 40 का परेड क्यों नहीं करा देते? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली सुबह क्यों नहीं कर लिए कि भाई 40 जितने 53 विधायक है आगे खड़े हो जाओ, -9 बाकी जो है मेरे साथ है। उनको अच्छी तरह पता है कि इनकी पार्टी में टूट पड़ चुकी है और इनके पास अभी समय नहीं है। अभी महेश जी क्या बोले थे, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अरे भाई, आपकी पार्टी टूट चुकी है, असंतोष फैल चुका है, सब कुछ अलग हो चुका है, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पार्टी में टूट पड़ चुकी है और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास 53 विधायक -9 कर देता हूं, उतने विधायक हैं। लेकिन आप अभी तक प्रूफ नहीं कर पा रहे। वो तो सरकार में शामिल हो गए, ठीक है, उनके पास धन भी है, बल भी है और विधायकों का क्योंकि अब अजित पवार को प्रूव करना बाकी रह गया है क्या? क्योंकि उनको जो प्रूव करना था वो तो कर चुके। सिंपल सी बात, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं प्रेम सर। देखिए, ऐसा है कि अजीत दादा पवार को कुछ प्रूफ नहीं करना है। शरद पवार जी को लेटर लिखना है स्पीकर को,
स्पीकर को अभी तक 24 घंटे में लेटर नहीं लिख पाए हैं। इनको अगर प्रॉब्लम थी गवर्नर के सामने परेड करा सकते थे, अभी तक इन्होंने परेड नहीं कराई है। तो कहीं ना कहीं इनको भी लेकिन पता है शरद कि हाथ पवार से की निकल तरफ से चुका है। संजय जी कहा जा रहा है कि लेटर जा चुका है, हालांकि वहां अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई लेटर नहीं मिला, किसी के हस्ताक्षर नहीं मिले, यानी कि टेस्ट अगर हो रहा है, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है, तो जरूरी यह है कि पहले इनके जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हो जाए। प्रेम जी, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं, क्योंकि अब क्या भाजपा को प्रूव करना पड़ेगा? वो तो ऑलरेडी सरकार में अजित पवार को जो खेल करना था, जो गेम करना था, वो कर चुके, चले गए हैं। प्रूव किसको करने की जरूरत है? आप देखिए, राणा जी वकील हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नहीं बता रहे हैं। जो समूह पार्टी से अलग होता है उसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है कि पिछली बार 80 घंटे लगे थे यह साबित होने में कि अजित पवार के पास उनके अलावा कोई विधायक नहीं गया और वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण जो है उस पर पानी फिर गया था। तो अभी तो आप देखिए 80 घंटे हुए भी नहीं है। 2/3 अगर उनके पास संख्या है तो निश्चित रूप से फिर सफल हैं, लेकिन अभी ये वक्त गुजरा नहीं है, ये साबित होना बाकी है कि किनके साथ कितने विधायक हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि लोग कह रहे तख्ता पलट हो गया, धरती हिल गई। भाई तख्ता पलट हुआ क्या? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी चली गई? भाई कहाँ तख्ता पलट हुआ? सरकार तो वही है, लेकिन जो हुआ है वो इसी सरकार में कुछ जोड़ तोड़ हुआ है जिसमें जनता की कोई भूमिका नहीं है। जनता तो चुनाव में वोट देके खत्म हो गई और आज महाराष्ट्र में स्थिति है कि कोई पार्टी नहीं जो सरकार में नहीं रही। तो एक तरह से विधायकों को मैनेज करके ये सरकार चलाने का एक अलग किस्म का लोकतंत्र देखने को मिल रहा है देश में। अब एक राजनीति बदल रही है, एक जनता से कनेक्ट होकर के राजनीति करना और एक विधायकों का मैनेजमेंट करना। क्या कर रहे थे प्रेम जी? उद्धव ठाकरे ने भी तो यही किया। ये कोई नई बात तो सियासत में है ही नहीं। तख्ता पलट की स्थिति पैदा करना, उद्धव जी क्या कुछ अलग कर रहे थे? नहीं, उद्धव जी ने नहीं किया, एकनाथ शिंदे ने किया जो भी किया। अभी भी जो भी किया वो अजित पवार ने किया, वो दिख रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं सियासत बदल रही है। जनता के साथ कनेक्ट होने वाली सियासत है एक तरफ, और दूसरी तरफ विधायकों को मैनेजमेंट करने वाली सियासत है। तो ये विधायकों को मैनेजमेंट करने वाली सियासत कर्नाटक में जवाब मिल गया, वक्त आया तो। वक्त जब आएगा महाराष्ट्र में जोड़ की राजनीति का आरोप आपकी पार्टी पर हमेशा लगता रहा है। आज भी अजित पवार आपकी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन देखिए प्रेम तो यहां सीधा प्रत्यक्ष कह रहे हो और हम तमाम नेताओं को भी सुन रहे थे कि ये भाजपा जो है ये गेम कर रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि गेम फिर अंदर खाने पार्टी में भी हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात है। देखिए प्रेम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उनको जानकारी नहीं है, चूंकि कम समय से राजनीति में है या पत्रकारिता में है, तो शायद सुन नहीं पाए हैं कि कांग्रेस ने कई बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस ने बहुत जगह पे किया। इनके कई पार्टियों के जिसके प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया। आज मेन बात यह है कि जिस पक्ष को लेकर हम लोग यहाँ खड़े, एक तो महाराष्ट्र का और दूसरा विपक्ष एकता का। तो विपक्ष की एकता की 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। बैठक में लोग आम आदमी पार्टी को 15 पार्टी नकार देते हैं, वो विपक्षी एकता से बाहर हो जाते हैं। टीएमसी और लेफ्ट में ये मसौदा तय नहीं हो पाता है। सीपीएम कहती है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ है कि मेरे साथ है। टीएमसी भी कह रही है कि कांग्रेस को तय करना होगा केरल के बाद कि वो हमारे साथ है कि उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं अब महाराष्ट्र पे आ जाएगी। महाराष्ट्र में पहले भी मैं कहा, दूसरे बार भी मैं यही कह रहा हूँ, हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। जब कोई योग्य व्यक्ति को आप आधार न मानते हुए परिवार को आधार बनाते हैं, तो ऐसा समाजवादी पार्टी में भी हुआ था कि शिवपाल यादव जी टूट गए थे। ऐसा एक बार चंद्रमोहन जी आप 2024 के लिए बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं, आप 2024 में सत्ता पर आना चाहते हैं। सिंह साहब, मैं जवाब ले लेती हूँ चंद्रमोहन शर्मा से जो आपने सवाल पूछा है। 2024 को आप साथ रहे हैं, लेकिन क्या हार रहे हैं? तमाम राज्य आप हार रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? आपकी 44 सीटें थी इस महाविकास आघाड़ी में, एनसीपी के पास 53 सीटें थी, 53 उनके विधायक थे, आपके 44 थे। आप देखते रह गए और जिनको खेल करना था वो खेल कर गए और करते ही आए हैं कांग्रेस में। देखिए शिखा, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बात की कि नुकसान किसको हुआ है? नुकसान महाअघाड़ी को हुआ या नुकसान भाजपा को होने जा रहा है? कैसे होने जा रहा है? सरकार किसके लिए इतनी बेचैनी है लोगों को लेने के लिए? क्या एकनाथ शिंदे की छुट्टी होने वाली है? क्या जो 20 दिन की नोटंकी 1 साल पहले हुई थी, जिसके पीछे कौन से नाथ थे वो बाद में पता चला था, और आज सब कह रहे हैं कि हम इसके पीछे नहीं है। अरे प्रॉब्लम इस बात की है कि आप
परिवारवाद से करते करते पूंजीवाद से डरने लग गए। नहीं, लेकिन परिवारवाद की जो बात भाजपा करती है, पूंजीवाद से चंद्रमोहन जी, आप आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये परिवारवाद की बात जो आप करते हैं कि भाजपा कह रही है, परिवारवाद यानी लेगेसी की वजह से हमेशा ये स्थिति कांग्रेस की हुई और अब महाविकास आघाड़ी की हुई। आप बता दीजिए कि अजित पवार क्यों चले गए, क्या वजह रही? सरकार तो है ही ना भाजपा के पास। मत करिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, परिवारवाद का पहचान अगर शरद पवार के साथ अजीत पवार रहे तो परिवारवाद, और अगर अजीत पवार सारी मर्यादा तोड़ के भाजपा के पास चला जाए तो वही व्यक्ति परिवारवाद में नहीं होता। अगर अजीत पवार शरद पवार जी के साथ रहे तो वो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे, अगर वो आम आदमी भाजपा के पास चले जाएंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे। आप ये तो आप ही लोग कह रहे हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप थे तो भाजपा में चले गए। नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि वो भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं। वो भ्रष्टाचारी अपने आप को कहते हैं या उन नेताओं को कहते हैं जिनको वो डरा धमका के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, या जनता को ये बताना पड़ेगा कि आज भी आपकी पॉपुलैरिटी उद्धव ठाकरे से ज्यादा है या शरद पवार से ज्यादा है। चलिए वो तो खैर चंद्रमोहन जी वक्त बता देगा। महेश चौहान, लेगेसी के चक्कर में ये कारवां लुट गया महाविकास आघाड़ी का और शरद पवार जी का भी, एनसीपी का भी। सिर्फ लेगेसी क्या यही जिम्मेदार था इस पार्टी के टूट के लिए? सुप्रिया सुले को जो वैल्यू दी गई अजित पवार को नहीं मिली। अजित पवार ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन सही समय का इंतजार करके उन्होंने सही वार कर दिया। शिखा जी, आप कह रहे हैं, शिखा जी, ये सवाल मुझसे है कि अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही थी, आपकी सरकार स्थिर थी, फिर आपको किसी और दल को तोड़ के अपने में जोड़ने की क्या जरूरत थी? लेगेसी की प्रॉब्लम यही परिवारवाद आप ही तो कह रहे हैं महेश जी। राजनीति के अंदर महेश जी, आप ही ने तो कहा कि परिवारवाद का मुद्दा भुनाती है, क्योंकि परिवारवाद होता है। चौहान जी से आपकी बात चौहान जी से ले लेते हैं जवाब इसका। जी चौहान जी। देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही कि परिवारवाद का सवाल ही नहीं आता। जो जिम्मेदारी दी गई थी वो सुप्रिया सुले जी को महाराष्ट्र की नहीं दी गई थी, उनको राष्ट्रीय राजनीति में जवाबदारी दी गई थी और वही संगठन की जवाबदारी थी। जैसे कि मैंने कहा कि अजित पवार साहब को उनको जितना महत्व देना चाहिए उतना पूरा महत्व उन्हें दिया जा रहा था। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हें एलओपी मतलब नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे अगर विधायक नेक्स्ट चुनाव में ज्यादा आते तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बन जाते। तो सवाल ये नहीं था, ये पहली बात। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि यहाँ पर बीजेपी ने ये क्यों किया, ऐसे हमारा क्यों कहना है। आप सुनिए, अभी जैसे कि इतने दिन से बीजेपी और अभी प्रधानमंत्री ने भी गए हफ्ते में जो आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बावजूद वो क्यों इतने सारे नेताओं को अपने साथ लेके गए, उसके पीछे एक रीजन है। आप देखिए, ये रीजन थोड़े दिनों में सही आपको लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं विधानसभा के अध्यक्ष को कि जो 16 विधायक जो एकनाथ शिंदे जी के साथ इफेक्ट होके उनके गए थे, उनके सर पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होने का खतरा मंडरा रहा है। तो शायद अगर ये हो जाता है और वो 16 डिस्क्वालीफाई होते तो बाकी के भी विधायक उनके डिस्क्वालीफाई होंगे और सरकार कोलैप्स हो सकती है। इसलिए उनको जी ठीक है मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन अजित पवार के पास भी तो कोई कंडीशन रही होगी ना चौहान साहब। ऐसे ही कोई पार्टी से बगावत नहीं करता, ऐसे ही कोई अपने चाचा को छोड़ता नहीं। मैंने कहा ना अजित पवार जी के ऊपर जो ईडी के जांच एजेंसी के जो प्रेशर है वो तो है ही ना, वो क्यों जाएंगे? अजित पवार जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। ठीक है जब बाहर एसएन सिंह साहब, माफ कीजिएगा, मेरे पास अब समय की है कमी, मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगी और इस पर हम चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।